गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 13 का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो कल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, मूल व प्रमुख शीर्ष पर किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो अंकगणितीय वृद्धि पाई जाती है। दो प्रकार से वृद्धि हमने, अंकगणितीय दूसरी ज्यामितीय। ठीक है, तो अंकगणितीय वृद्धि है वो मूल व प्रमुख शीर्ष में पाई जाती है। ठीक है, अब आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सी है, सिग्मोइड वृद्धि वक्र। कौन सा पढ़ेंगे, सिग्मोइड वृद्धि वक्र, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह आपको समझना भी है, ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वृद्धि दर को ग्राफ से समझाइए। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था प्रति जो इकाई समय में होने वाली वृद्धि है, इसे हमने क्या बोला था, वर्धित दर। क्या बोला था, वर्धित दर। अगर वर्धित दर और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए, वर्धित दर और समय के मध्य क्या खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोइड वृद्धि वक्र, क्योंकि इसका आकार एस आकृति में प्राप्त होता है और ऐसा आकृति में प्राप्त होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं। तो यदि वृद्धि वक्र और समय के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, वृद्धि दर और समय के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से होने वाली वृद्धि को, इस प्रकार से होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, सिग्मोइड वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि दर और समय के मध्य अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिग्मोइड वृद्धि वक्र कहते हैं। और इस प्रकार से होने वाली वृद्धि को सिग्मोइड वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, दोनों आपने देखा। अब जो वृद्धि दर और समय के मध्य अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसको विभिन्न प्रवस्थाओं में बांटा जाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक उसकी अलग अलग प्रवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आपने यहां से शुरू नहीं किया, तो अपन किसी की वृद्धि मापते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो चुकी होती है, इस कारण इसको पास से लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो कुछ वृद्धि हो चुकी होती है, इस कारण इसको कुछ ऊपर से लिया जाता है। अब यहां जो प्रवस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहले कौन सी है, मंद वृद्धि काल। कौन सा है, मंद वृद्धि काल। और दूसरा है अधिकतम वृद्धि काल। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, न्यून प्रवस्था। और चौथा कौन सा है, स्थिर प्रवस्था। तो अपन इसको कह सकते हैं, पहली प्रवस्था कौन सी होती है, लेग फेज, LAG, लेग फेज, जिसको बोलते हैं पश्चात प्रवस्था। पश्चात प्रवस्था तो कौन सी प्रवस्था है, आप इस ग्राफ में देख रहे हो तो A और B, A से लेकर B तक जो वृद्धि है वो कौन सी प्रवस्था है, पश्चात प्रवस्था, जिसको कहते हैं लेग फेज। ठीक है, तो इस प्रवस्था में विभाजन होता है और वृद्धि बिल्कुल कम होती है। क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, यानी इसमें आंतरिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, आंतरिक, कोशिका के अंदर आंतरिक परिवर्तन होने के कारण आंतरिक परिवर्तन होते हैं और वृद्धि बिल्कुल कम होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मंद वृद्धि काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंद वृद्धि काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अपन बात करेंगे कि इसमें कोशिका जो विभाजन होता है वो धीरे धीरे होता है और आंतरिक परिवर्तन होने के कारण इसकी वृद्धि क्या होती है, कम होती है, और कम होने के कारण इसे क्या कहते हैं, मंद वृद्धि काल कहते हैं, या कौन सी अवस्था कहते हैं, लेग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लेग फेज। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से कि प्रारंभ के अंदर कोशिका में आंतरिक परिवर्तन होते हैं और वृद्धि बिल्कुल क्या होती है, कम होती है, इस कारण इसे मंद वृद्धि काल या लेग फेज कहते हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक देखो बिल्कुल वृद्धि में बिल्कुल क्या है, कमी है, एकदम एक साथ वृद्धि नहीं हुई। अब नंबर 2 कौन सी है, जिसको कौन सा बोलते हैं, अधिकतम वृद्धि काल या लोग फेज, या इसको बोलते हैं पश्च प्रवस्था।
नंबर 2 कौन सी है? पश्च परवस्था। अब दोनों को डिफरेंस देख लीजिए आप। लॉग फेज, यहां पर लेग फेज, यहां पर क्या है? लॉग फेज। ठीक है, यहां पश्चात प्रवस्था, जबकि यहां पर पश्च प्रवस्था है। ठीक है, इस प्रवस्था में क्या होता है कि उपापचय क्रिया में वृद्धि, यानी जो कोशिका विभाजित हुई थी ऊपर, यहाँ कोशिका का विभाजन हुआ था, अब कोशिकाएं सभी में उपापचय क्रिया क्या होती है? अधिक। यानी विभाजित कोशिकाओं में क्या हुआ? उपापचय क्रिया अधिक हुई, और उपापचय क्रिया होने के कारण उनमें ग्रोथ क्या हुई? बहुत हो गई। तो सभी कोशिकाओं में जब ग्रोथ होती है तो वृद्धि एक साथ होती है, और इसे अपन क्या कहते हैं? अधिकतम वृद्धि काल कहते हैं, जो अपन बी से लेकर सी तक देख रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो बी से लेकर सी तक जो वृद्धि हुई है वो कौन सी प्रवस्था है? पश्च प्रवस्था या लोक प्रवस्था या अधिकतम वृद्धि काल कहलाता है। तो विभाजित कोशिकाओं के अंदर उपापचय क्रिया अधिक होने के कारण अधिकतम वृद्धि होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अधिकतम वृद्धि काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकतम वृद्धि काल कहा जाता है। और सेक्स नामक वैज्ञानिक ने इसे समग्र वृद्धि काल कहा। समग्र वृद्धि काल किसने कहा था? सेक्स नामक जो वैज्ञानिक थे उनने क्या कहा? इस अवस्था को समग्र वृद्धि काल का नाम दिया। यानी यहां से लेकर यहां तक जो वृद्धि पाई गई, यानी बी से लेकर सी तक देखो एक साथ वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ कोशिका विभाजित हुई थी। अब वो सभी उपापचय क्रिया करती है तो एक साथ वृद्धि होती है, जिसे अपन अधिकतम वृद्धि काल या लॉग फेज कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 3, तीसरी अवस्था कौन सी है? देखिए यहाँ पर सी से लेकर डी, सी से लेकर डी, जिसको आपने क्या बोला है? घटती प्रवस्था भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? घटती प्रवस्था। घटती प्रवस्था। ठीक है, अब घटती प्रवस्था में क्या होता है? वहां अवस्था को देखेंगे तो डायग्राम में कहां से कहां दिखाई देगा? सी से लेकर डी तक। अब जो यहाँ कोशिका विभाजित थी उनमें उपापचय क्रिया भी तेज हो गई थी। अब उनमें क्या हो जाती है? कमी। तो उपापचय क्रियाओं में कमी होने के कारण, उपापचय क्रियाओं में कमी हो जाने के कारण, उपापचय क्रियाओं में कमी हो जाने के कारण एक साथ इनमें क्या हो जाती है? वृद्धि में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस वृद्धि में कमी होने को अपन क्या बोलते हैं? घटती प्रवस्था या क्या कहते हैं? न्यून प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है सी से लेकर डी तक। तो इनमें साथ वृद्धि हुई, बाद में उपापचय क्रिया कम हुई, और कम होने के कारण यहाँ पर वृद्धि बिल्कुल ही कम होती है। तो सी से लेकर डी तक जो है वो कौन सी प्रवस्था कहलाती है? न्यून प्रवस्था कहलाती है। अब चौथी प्रवस्था कौन सी है? देखिए स्थिर प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था है? स्थिर प्रवस्था। अब इसमें क्या होता है कि कोशिका में परिपक्व होने के कारण, यानी कोशिका का विभाजन नहीं होगी, आकार में स्थायी हो जाएगी। तो कोशिका आकार में स्थायी हो गई है, वृद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है, तो उस कारण बिल्कुल वह अवस्था क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो डी से लेकर ई तक आप देखेंगे वृद्धि बिल्कुल नहीं है, अर्थात कोशिका क्या हो गई है? स्थायी। तो डी से लेकर ई तक जो आपको स्टेप दिखाई दे रही है वो कौन सी अवस्था है? स्थिर। तो कोशिका में स्थायीपन आने या परिपक्व होने के कारण क्या हो जाता है? उनमें परिपक्व होने के कारण वह कोशिका क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है, और उसमें वृद्धि नहीं पाई जाती है, और वृद्धि नहीं होने के कारण वह प्रवस्था कौन सी हो जाती है? स्थिर प्रवस्था कहलाती है। इस प्रकार से अगर अपन वृद्धि दर और समय में ग्राफ बनाएंगे तो एक एस आकृति का प्राप्त होता है। कौन सी आकृति का? एस आकृति का प्राप्त होता है।
जिसे अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइड वर्दी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोइड वर्दी वक्र कहते हैं। इस प्रकार से होने वाली वर्दी प्रारंभ में कम, फिर एकदम अधिक, फिर कम, लास्ट स्थिर, इस प्रकार से होने वाली वर्दी को क्या कहते हैं, सिग्मोइड वर्दी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान देना है। सिग्मोइड वर्दी वक्र क्या है, वर्धित दर और समय के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिग्मोइड वर्दी वक्र कहते हैं। और इस प्रकार की वर्दी को क्या कहते हैं, सिग्मोइड वर्दी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पश्च घटती प्रवस्था, स्थिर प्रवस्था 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली फेज है वो है लेग फेज, मंदवर्ती काल, तो बिल्कुल कम वर्दी होती है यहाँ पर। उसके बाद अधिकतम वर्दी काल, उपापचय क्रिया अधिक होने के कारण बी से लेकर सी तक अधिकतम वृद्धि होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लो फेज। तीसरी है सी और डी, इसे कौन सी प्रवस्था कहेंगे, न्यून प्रवस्था। यहाँ उपापचय क्रिया में कमी आ जाती है और इसे घटती या न्यून प्रवस्था कहते हैं। और लास्ट में कौन सी प्रवस्था होती है, स्थिर या स्टेडी फेज, जो लास्ट में स्थिर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एस आकृति का जो वृद्धि दर और समय में ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिग्मोइड वर्दी वक्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ एक आज की टॉपिक से अपन क्वेश्चन करते हैं। तो जो ग्राफ प्राप्त होता है वृद्धि दर और समय के मध्य, वृद्धि दर और समय के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। आज क्वेश्चन सुनिए, क्या है, वृद्धि दर और समय के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं। सभी को मेरे या तो आप कमेंट बॉक्स में सभी को उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो। और दूसरा, आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है चैप्टर या पीछे किसी भी चैप्टर से, तो आप फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, मैं आपको बता दूंगा। और टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। कमेंट जरूर करने हैं, क्योंकि आपके कमेंट के नंबर किसमें जुड़ेंगे, जो भी अगली बार टेस्ट होगा उसमें 12 नंबर किसके होंगे, कमेंट। ठीक है, थैंक यू।